कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ में दिवाली को एंजॉय कर रहे होंगे। अभी दिवाली को आप एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी करिए, क्योंकि जो यूपीपीएससी आरओ आरओ का एग्ज़ाम है वो आपका फरवरी में होने वाला है। तो पढ़ाई को अपने एक भी दिन नहीं छोड़ना है, आपको पढ़ाई करते रहना है साथ में, क्योंकि दिवाली हर साल आती है और आरओ आरओ का एग्ज़ाम हर साल नहीं आता है। इसलिए पढ़ाई अपनी नहीं बंद करनी है, सारे क्लासेस को देखना है और अपना रिविज़न करना है आप लोगों को, ठीक है। तो जो हमारी अपनी पाठशाला पीसीएस चैनल पर क्या है, यूपीपीएससी आरओ आरओ के कुछ प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं, जिसमें यूपीपीएससी आरओ आरओ के जितने भी पहले एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उनके प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं। तो आप उनकी क्लासेस को देख सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें आपको क्लासेस जो हो चुकी हैं उनकी भी और बाकी सारे क्लासेस की पीडीएफ जो आने वाली है उनकी पीडीएफ मिल जाएगी, टेस्ट पेपर मिल जाएंगे और आगे आने वाली क्लासों के आपको अपडेट मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। आज की अपनी क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ाने से पहले ये तो सबको पता है कि हमारे जो संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी हैं वो कितनी है, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं, जिनमें से जो एक है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में जोड़ी गई थी। ये चीज़ सबको पता है, लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में लेकर चलती हूँ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। देखो 1975 में इंदिरा गांधी ने रातों रात 25 जून 1975 को रातों रात, जो उसके समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनसे कह के इमरजेंसी लगवा दी। कौन सी? नेशनल इमरजेंसी लगवा दी। अब जो नेशनल इमरजेंसी लगी, क्या वो हमारे देश में पहली बार लगी थी? बिल्कुल नहीं, हमारे देश में पहले भी नेशनल इमरजेंसी लग चुकी थी। कब एक लगी थी? एक लगी थी 1962 में, इंडो चाइना वॉर के टाइम पर एक बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। एक बार 1971 में कब? इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पर नेशनल इमरजेंसी लगी है। किसके थ्रू लगती है? आर्टिकल 352 के थ्रू नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। अब यहाँ पर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या दोनों सेम थी? नहीं, जो ये 1962 और 1971 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी उनके बेस जो थे, आधार जो थे वो अलग अलग थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो किसके आधार पर लगाई गई थी? युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर। और 1975 में जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उसका आधार क्या था? आंतरिक अशांति, जिसको बाद में बदल गया, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो इन दोनों वॉर की वजह से क्या हो गया था ना, देश की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। खराब कैसे हो गई थी? क्योंकि देश की जो जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा गिर गई थी, देश में फैमाइन आ रखा था, भुखमरी हो रही थी, रेलवे स्ट्राइक हो रही थी, और इन सभी चीज़ों के चलते हुए जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का नारा अलग चल रहा था। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो इंदिरा गांधी सरकार वो थी वो खतरे में आ गई थी। उनको डर लग रहा था कि कहीं मेरी सरकार ना गिर जाए। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, ऐसे आनन फानन में क्या कर दिया, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी रातों रात। क्या अब ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 44th, कब? 1978 में। देखो नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने जो लगाई थी वो रातों रात 25 जून 1975 को लगा दी थी, जो कि 2 साल तक चली थी। कब हटाई गई? 21 मार्च 1977 में ये इमरजेंसी हटाई गई। लगातार 2 साल तक चलती रही थी। तो क्या किया गया था, जब 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में किया गया तो उसमें क्या किया, दो तीन चेंजेस किए गए। क्या? जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी बस ऐसी रातों रात लगा दी वो अब नहीं लगाई जा सकती। उन्होंने, प्रधानमंत्री ने क्या, राष्ट्रपति को सलाह दी कि इमरजेंसी लगा दो, और वो लग गई। वो अब नहीं लग सकती। अब बिना कैबिनेट जो मंत्री हैं उनके बिना रिटन रिक्वेस्ट के, मतलब वो जब तक वो लिखित में नहीं देंगे तब तक नेशनल इमरजेंसी अब नहीं लगाई जा सकती। एक पॉइंट तो ये।
और जो आंतरिक अशांति के आधार पर जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो भी नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि आंतरिक अशांति अब शब्द जो है वो चेंज कर दिया गया है, उसके स्थान पर क्या शब्द लगा दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। तो ये दो चेंजेस हुए। अब मैंने आपको जो इमरजेंसी बताई उसका आधार क्या था, इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उसमें इतने सारे चेंजेस किए, उन्होंने पावर पूरी अपने हाथ में लेकर इतने सारे चेंजेस किए, पावर का इतना गलत इस्तेमाल किया, उन्होंने अपोजिशन के जितने भी लीडर्स थे सबको ले जाकर जेल में डाल दिया। इवन जो कांग्रेस के भी लीडर्स इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे उनको भी ले जाकर कहाँ, जेल में डाल दिया। तो सत्ता का इस तरह से दुरुपयोग किया गया कि वो उसकी आज तक कांग्रेस को आज उसके लिए अभी तक सुनना पड़ता है। और फिर क्या किया गया, उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया, कौन सा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया 1976 में, जिसमें जो कि इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जिसको अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, जिसमें क्या, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, किसके आधार पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। ठीक है, यहाँ आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। तो क्या 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1976 में, जिसमें क्या, इसके पहले एक समिति बनाई गई थी, कौन सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिन्होंने कितने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। इंदिरा गांधी सरकार ने इस समिति की जो रिकमेंडेशन थी उसको स्वीकार किया और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इस समिति की रिकमेंडेशन को रखा और उसके द्वारा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा एक पार्ट जोड़ा गया, कौन सा, पार्ट 4A, और ये पूरा का पूरा पार्ट सिर्फ एक आर्टिकल से बना है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 51A, जिसमें कि कितने, जिसमें रिकमेंडेशन 8 की थी, लेकिन 10 फंडामेंटल, कितने, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया, कितने, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। ठीक है, और बाद में एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, कौन सा, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 2002 में, जिसमें 11वां फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया। तो अब टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11। ठीक है, आगे चल के देख लेते हैं कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। सबसे पहले क्या है, एक एक करके आपको बता देते हैं सारी। संविधान का पालन करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें, ये हमारी पहली फंडामेंटल ड्यूटी है। इसके बाद जो स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन किए गए थे उनको जो प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोकर रखें, मतलब स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन किए गए थे उनको अपने हृदय में संजोकर रखें और उनका पालन करें, जो भी उसके आदर्श थे। ये दूसरी है। तीसरी कौन सी है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा कौन सा है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब अगर आपको कभी भी बुलाया जाता है, कोई युद्ध हो जाता है, कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे कि अभी यूक्रेन में आक्रमण हुआ था ना, तो सभी जितने भी नागरिक थे सभी जाकर युद्ध में आ गए थे। अगर कभी भगवान ना करे कभी ऐसी सिचुएशन आए तो सभी को जाकर देश की रक्षा करनी है। ठीक है, इसके बाद भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इस चीज को याद रखें, स्त्रियों का सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, इसके बाद छठवां कौन सा है, हमारी सामाजिक जो संस्कृति है, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। भारतीय संस्कृति जो है उसको हृदय में संजो कर रखें, आपके त्योहार जो भी हैं उनको मनाएं और उनको परिरक्षण करें। सातवां कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं। इतनी सारी चीजें, क्या क्या, वन, झील, नदी और वन्य जीव। ये एक एक पॉइंट ना जब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तब आप कहेंगे कि ये हमने पढ़ा नहीं। ये ऐसे
सीक्वेंस में भी पूछे जाते हैं। वन, झील, नदी, वन्यजीव आदि आते हैं कि रक्षा और संवर्धन करें, प्राणी मात्र के लिए दया का भाव रखें। दया तो आपको वैसे भी रखनी चाहिए, ठीक है। और फिर आठवां कौन सा हो गया? आठवां हो गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। नौवां कौन सा हो गया? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा ना करें, हिंसा से दूर रहें। गांधी जी तो ये पाठ पढ़ा कर गए हैं, किसका? अहिंसा का। आपको हिंसा, कोई भी चीज होती है, आज के लोगों, जो आज के तो यूथ है ना, जब भी कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो लड़ने बढ़ने, यहाँ पे ये तोड़ने लग जाते हैं, ये तोड़ने लग जाते हैं। उन लोगों को पता ही नहीं होता है क्या कि जो चीज आप तोड़ रहे हैं ना, वो आपके घर वाले, आप कुछ तो पैसे कमाते होंगे, आपने जो टैक्स भरा है उसी टैक्स से वो चीज आई है, आप अपने पैसों की चीजों को बर्बाद कर रहे हो। हिंसा करना सबसे ज्यादा गलत बात है, कहीं पर भी कोई भी सही गलत हो, लेकिन अगर उसमें हिंसा हो रही है तो वो अलग, अगर सही व्यक्ति जो अगर वो भी हाथ उठाता है ना, तो हिंसा करना तो सबसे ज्यादा गलत हो जाता है। इसके बाद ठीक है, 10वां पॉइंट क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। और जो 11वीं है, जो कि सबसे आखिर में जोड़ी गई, 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया। ये हमारे 11 पूरे कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो कि आपको एक बार पढ़ लेनी है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। अब हमारे एक क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज तो हमारी जो हैं, इनका उद्देश्य क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव है कि जो व्यक्ति है उनके अंदर देशभक्ति को बढ़ाना, जो नागरिक है उनके अंदर क्या, देशभक्ति को बढ़ाना, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद क्या है कि असामाजिक गतिविधियों के प्रति चेतावनी। असामाजिक गतिविधि जैसे एंटी सोशल कोई भी एक्टिविटी हो, जैसे कि आप राष्ट्र के लिए कोई भी गलत चीज बोल रहे हो, आप किसी और देश में जाकर हमारे देश की सीक्रेट बातें जो हैं उनको जाकर खोल दे रहे हो, सीक्रेट से, जो हर देश के कंट्री होते हैं, और अपने देश में क्या कर रहे हो, आतंकवाद से रिलेटेड कोई गतिविधि कर रहे हो, वो भी तो एक एंटी सोशल एक्टिविटी है ना। अगर आप ऐसे काम कर रहे हो तो ये आपका वैसे तो कर्तव्य है, अगर इसको आप नहीं मानेंगे तो इनके लिए लॉ भी बनाए गए कि वैसे तो फंडामेंटल ड्यूटी अप्रवर्तनीय है, लेकिन कुछ ऐसी हैं, अभी आगे जाके हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में, कुछ ऐसी हैं जिनके लिए लॉ भी बना दिए गए हैं। अगर आप उन्हें नहीं मानेंगे ना तो फिर आपको सजा दी जाएगी, ठीक है। अगला फंडामेंटल ड्यूटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? अगला फंडामेंटल ड्यूटी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि उनके कर्तव्यों की याद दिलाते हैं, मतलब रिमाइंडर है एक तरह से। रिमाइंडर कैसे? आप अपने फंडामेंटल राइट्स को तो एंजॉय कर रहे हो, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते करते क्या, आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को मत भूल जाना, ये उस चीज के रिमाइंडर है, याद रखना है आपको। फिर अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना, मतलब नेशनल सिक्योरिटी के लिए आप डिसिप्लिन रहें और कमिटेड रहें। नेशनल सिक्योरिटी भाई, सब कहते हैं ना कि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आप कहीं पर भी चले जाएं, आपसे कोई नहीं पूछेगा आप किस स्टेट से आते हैं, किस फैमिली से आते हैं, कौन सी आपकी जाति है, कौन सा धर्म है, किस स्टेट से आते हैं। सिर्फ अगर आप पूरी दुनिया में, मान लो आप अमेरिका में कहीं भी पाए गए ना, तो फिर आपको सिर्फ इसी बात से जाना जाएगा कि आप एक इंडियन हैं। किस बात से? इंडियन। इसीलिए कहते हैं कि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनमें मैंने आपको क्या बताया, कुछ ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जैसे 4 ऐसी फंडामेंटल ड्यूटी हैं। फर्स्ट कौन सी? फर्स्ट 7, 9 और कौन सी? 11वीं। इतनी 4 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिनके लिए लॉ बनाए गए हैं। कौन कौन सी वो फंडामेंटल ड्यूटी है, अभी मैं देख लेती। पहली कौन सी है कि संविधान का पालन करें, आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। अब देखो, इसके लिए केस कौन सा है? विजय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये किसके नाम से जाना जाता है? नोन एज नेशनल एंथम केस। जिसमें क्या कहा गया? जिसमें कहा गया कि भले ही आप अपने पर्सनल रिलीजन या फिर फेथ की वजह से आप भले ही
आप राष्ट्रगान नहीं गाना चाहते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसकी रिस्पेक्ट जरूर करेंगे, जिसके लिए एक लॉ बनाया गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया तो उसके लिए लॉ बनाया गया। कौन सा? प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। ये एक एक्ट बनाया गया, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी के लिए। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये तो नॉन इन्फोर्सिएबल है, अप्रवर्तनीय है, आप इनके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, लेकिन कुछ आपकी ड्यूटी ऐसी होती है जो आपको करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो भैया आपको फिर मम्मी जैसे घर में पिटाई लगा देती है ना कभी कभी, बिल्कुल वैसे ही सुप्रीम कोर्ट या फिर जो संसद का कानून है वो आपकी पिटाई लगा देगा, सजा देगा आपको, ठीक है। और कौन से? एक और केस था सुप्रीम कोर्ट का, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का केस था। इसमें क्या, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इसके द्वारा लाया गया। इसके पहले कौन सी जो थी? पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंदर क्या क्या आते हैं? वन, झील, नदी, वन्य जीव जो आते हैं, इनकी रक्षा करनी है आपको। इसके लिए लॉ भी बनाया गया है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये अगर आप ये वैसे तो ड्यूटी मैंने फिर से वही रिपीट करूंगी, नॉन इन्फोर्सिएबल है, लेकिन इनके लिए लॉ बना दिया गया है, कानून है। अगर आप इनका पालन नहीं करेंगे, कर्तव्यों को नहीं करें, अपने पालन नहीं करेंगे, तो आपको सजा दी जा सकती है। अब देखो, कर्तव्य, कोई भी चीज बनाई जाती है, मैंने आपको एक अपने वीडियो में और बताया था, क्या कोई भी चीज होती है दुनिया की, उस पर हर चीज़ पे लोगों के अपने अपने व्यू होते हैं। कोई अच्छा व्यू देता है, कोई खराब व्यू देता है। वैसे ही जब फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd अमेंडमेंट में जोड़ी गई तो सबने अपने अपने व्यूज तुरंत से प्रकट कर दिए। क्या प्रकट किए? सबसे पहले तो ये बोला कि बहुत सारे ऐसे और कर्तव्य हैं जो कि शामिल होने चाहिए, वो आपने शामिल नहीं किए हैं भैया, उनको भी करो। कैसे? महत्वपूर्ण और कौन कौन से कर्तव्य शामिल नहीं है? जैसे कि वोट डालना, भले अभी वोट डालना जो वोटिंग राइट है, वैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 326 में इसको लिखा गया है, वयस्क मताधिकार को बताया गया है, कानूनी अधिकार भी है इस तरह से, मतलब इसको कानून में भी दिया गया है, संविधान में दिया गया है। ये एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है कि मतदान का अधिकार किस तरीके का अधिकार है, ठीक है। तो कर्तव्यों में ये शामिल नहीं है। और जैसे टैक्स पे करना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं है, तो ये शामिल करने चाहिए थे। आलोचकों ने ऐसी अपनी भावनाओं को प्रकट किया। और कौन कौन से हैं? ये प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब अगर इनका कोई पालन नहीं करेगा तो फिर उनको सजा नहीं दी जा सकती। इससे इनके क्या अस्तित्व पर प्रभाव पड़ता है भैया, ऐसा तो नहीं, इनको अप्रवर्तनीय नहीं करके इनको प्रवर्तनीय बना देना चाहिए। तो आलोचकों ने एक ये भी बात कही। और ये क्या, एक व्यक्ति ने क्या कहा आलोचकों ने, कि ये बुनियादी कर्तव्य हैं, ये तो संविधान में इनको रखो या ना रखो, लोगों को बिल्कुल वैसे ही फॉलो करने चाहिए। इनकी बात बिल्कुल सही थी। संविधान का पालन करना, जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट करा, उनके आदर्शों को हृदय में सजोना, कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, ये तो लोगों को वैसे ही समझ में आती हैं। लेकिन क्या है ना कि बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें नहीं खुद से करनी आती हैं, जिनको बताना पड़ता है कि इनके कर्तव्य क्या हैं, इनके काम क्या है, आपको किस तरीके से रहना है, किस तरीके से अच्छा खाना। जब लोगों को यही बताना पड़ता है कि आप अच्छा खाना खाओ, तो फिर उनको कर्तव्य तो बताने पड़ेंगे ही। तो आलोचकों के अनुसार ये कुछ वाले कर्तव्यों की आलोचना की गई। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में एक एक करके सारी चीजें बता दी। क्विक रिवीजन कर लें, मैंने आपको इमरजेंसी की कैसे कैसे स्टार्ट हुआ था फंडामेंटल ड्यूटी, किस तरीके से इनकी हिस्ट्री थी, इमरजेंसी के टाइम पर नेशनल इमरजेंसी किस तरीके से लगाई गई थी नेशनल इंदिरा गांधी ने, वो मैंने आपको पूरा बताया। फिर जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के बारे में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और फिर किस पार्ट में जोड़ा गया, सारी चीज़ें क्लियर करी पूरी। जो 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो मैंने आपको बताए, इनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं वो बताए, कुछ इंपॉर्टेंट जो केसेस हैं वो बताए, और 4 ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिनको लेकर कानून बन चुके हैं, वो मैंने आपको बताए और मैंने इनकी आलोचना बताई। तो मैं आशा करती हूँ आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, एग्ज़ाम आने वाला है, और साथ में दिवाली भी एंजॉय करिएगा। ये मत कहिएगा कि अगर पढ़ाई करेंगे तो दिवाली एंजॉय कैसे करेंगे, हो जाती हैं सारी चीज़ें, हो जाती हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और साथ में अपने दोस्तों को
शेयर जरूर कर देना एकदम धमाके से। उसके बाद मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।